अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है बैक पेन, जिसे हम कमर दर्द कहते हैं। इसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। चूँकि बैक पेन की कई वजूहात हैं, जैसे कोई चोट लगी हो, गिरा हो, कोई डिस्क का इशू हो, मोरों के मसले हों, ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो मल्टीपल रीज़न्स हैं। इन्हीं में से आज एक ख़ास वजह पे मैं बात करूँगा। इसमें इसकी जो खसूसियात हैं, इसमें सबसे पहले ये है कि ये यंग लोगों के अंदर पाई जाती है। जो जवान लड़के हैं, ख़ासकर फ़ीमेल में बहुत कम चांस होते हैं, जिनकी एज 16 से लेके तकरीबन 21-22 साल की एज तक ये होती है। इसमें ये होता है कि जब बंदा सुबह सो के उठता है तो वह अपने जिस्म में अकड़ाव फील करता है, दर्द महसूस करता है, खिंचाव होता है। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वह चलता है, खिंचाव और दर्द की जो शिद्दत है वो कम होती जाती है। अगर ये चीज़ें जो हैं किसी में आपको नज़र आएँ या आप के अपने अंदर ये चीज़ें नज़र आएँ, तो इस चीज़ के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मे भी आपको ये बीमारी हो, जिसे हम कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, इसका कोई उर्दू, हिंदी या कोई पंजाबी में कोई ख़ास इसके लिए वर्ड तो यूज़ नहीं किया गया, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AS भी कहते हैं। अब ये है कि स्टार्ट के अंदर जब ये पेन होती है तो बंदा क्या करता है, जाके कोई पेन किलर ले लेता है या किसी लोकल डॉक्टर से अपना जो है वो कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा लेगा, तो ये सारा सिलसिला चलता है। स्टार्ट में अगर आप कोई टेस्ट वगैरह भी परफॉर्म करवाएं तो मे भी उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ना आए। इसमें फिर ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रीडोमिनेंटली मेल के अंदर ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, फ़ीमेल के अंदर कम है, तो ये मेल के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। इसके अगर इलामात की बात करें तो इलामात में ये होता है कि स्टिफनेस होती है, सो के उठे तो अकड़ाव होता है जिस्म के अंदर। इसके साथ साथ जो ये है कि अमूमन अगर कोई आम बंदा जब आगे की तरफ झुकता है, झुक के अपने पाँव को तकरीबन अपने पाँव को हाथ लगा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस बीमारी के अंदर बंदा आगे को नहीं झुक सकता, ना आगे को झुक सकता है, ना पाँव को हाथ लगा सकता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हम अपनी गर्दन को पीछे, आगे और साइड पे मूव कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी के जो पेशेंट होते हैं वो अपनी जो उनके गर्दन की मूवमेंट होती है वो अच्छी तरह उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब वो प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, मतलब 3 से 4 घंटे के लिए अगर वो मुसलसल चेयर के ऊपर बैठते हैं, उसके बाद जब वो खड़े होते हैं तो उनको कमर में खिंचाव और दर्द भी फील होता है। इसके साथ साथ जो है जो आम जो कॉमन बैक पेन होता है, जैसी वजूहात मैंने पहले बयान की हैं, उसमें क्या होता है कि काम करने से कमर का दर्द ज़्यादा होता है, बट इस कंडीशन के अंदर जो काम करने से दर्द कम होता है जबकि रेस्ट करने से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी एक जो है एक मेन डिफरेंस है। फिर जब इस बीमारी की सेवेरिटी बढ़ जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी के अलावा भी ये दूसरे जॉइंट्स को बॉडी के मुतासर करता है। जैसे घुटनों में सूजन हो जाती है, इसके साथ साथ पाँव में सूजन हो सकती है, वर्म आ जाती है। फिर जो है आपके जो कूल्हे की हड्डी है, ये इसको भी बड़ा ज़्यादा मुतासर करता है। और इसकी इलामात में ये हैं कि वो चेयर पे सही से बैठ नहीं सकता, वो ऐसे सीधा होके अगर बैठेगा, चेयर पे बैठेगा, बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। इसके साथ साथ जो है वो अपनी टांगों को ऊपर नहीं उठा सकता। तो ये सारी जो इलामात हैं, अगर बूढ़े लोगों में देखा जाए, बूढ़े लोग के अंदर जो झुकाव है आगे की तरफ वो ज़्यादा हो जाता है। झुकाव ज़्यादा होने की वजह से अगर वो किसी साइड की तरफ देखते हैं तो वो अपनी गर्दन को नहीं, अपनी पूरी बॉडी को ऐसे घुमाएंगे। अगर किसी चीज़ को उन्होंने देखना है राइट या लेफ़्ट, तो बजाय अपनी गर्दन को घुमाने के पूरी बॉडी को ऐसे घुमा लेंगे। तो ये भी एक इलामात में से एक इलामात है। फिर डायग्नोज़ की बात करें तो डायग्नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर औक़ात इसका डायग्नोज़ ही नहीं होता। अगर होता है तो बहुत ज़्यादा लेट होता है, जब सेवेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। डायग्नोज़ के अंदर डॉक्टर जो हैं वो अमूमन रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी स्पाइन का जो है प्लेन एक्सरे करवाएं। जब वो प्लेन एक्सरे करवाता है तो उसके अंदर नज़र आता है कि अमूमन जो डॉक्टर हज़रात हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस चीज़ को बखूबी समझेंगे
कि जो हमारी स्पाइन होती है, उनके जो मोरे हैं, मोरों के हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें, जब अगर मोरों के अंदर चेंजेस आती हैं तो वहाँ पे ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, छोटी छोटी नोचेस बन जाती हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फ्रंट साइड से आपको ऊपर की तरफ नोचेस नज़र आएंगी, वो एक्चुअली लिगामेंट की जो है वो कैल्सिफिकेशन हुई हुई होती है, वो वाज़े आपको एक्सरे में नज़र आ जाएगा। इसके साथ साथ जो है एक बैम्बू स्पाइन बन जाती है, बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट, इसमें फ्यूज़ हो जाते हैं आपके जो वर्टिब्रा मोरे हैं आपके, वो जुड़ जाते हैं आपस के अंदर जब सीवियर कंडीशन के अंदर। फिर इसके साथ साथ हम एक ब्लड टेस्ट भी जो है वो करवाते हैं। ब्लड टेस्ट जो है वो HLA-B27 जो है वो एक हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको ये बीमारी है या नहीं है। ठीक है, जब आपको कंफर्म हो जाएगा तो इसका ट्रीटमेंट आप उसके अकॉर्डिंग कर सकेंगे। ट्रीटमेंट जब अकॉर्डिंग उसके करेंगे तो उसको रिलीफ जो है वो जल्दी आएगा। फिर इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो प्रिकॉशन में ये है कि आप पेशेंट को कह सकते हैं कि आप जो है डेली जो है वक्फे के साथ जो है थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज करे, कुछ वॉक करे, गेम कर सकता है लाइट सी वो करे। और इसके साथ साथ जो है जैसे जैसे वो हरकत करेगा तो इसके जॉइंट्स जो है वो मूव होंगे। जॉइंट मूव होंगे तो जॉइंट जो उसके हैं वो जैम नहीं होंगे, क्योंकि जॉइंट के अंदर जो है कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट जो है वो जुड़ जाते हैं, मूव नहीं करते प्रॉपर से। इसके साथ साथ जो है हम पेशेंट को कहते हैं, क्योंकि पेशेंट का झुकाव आगे की तरफ होता है, पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप बेड के ऊपर जब लेटते हैं तो उल्टा लेटें, या सोते हैं तो ट्राई करें कि आप उल्टा सोने की कोशिश करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी स्पाइन जो है वो ज़्यादा बेंड नहीं होगी, उसमें खम ज़्यादा नहीं आएगा। अमूमन लोग जो हैं पेशेंट साइड पे सोते हैं, साइड पे सोने की वजह से क्या होता है कि स्पाइन के अंदर खम आ जाता है, टेढ़ी हो जाती है स्पाइन। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ये अर्ली स्टेज के अंदर ही आप जब डायग्नोज हो तो उल्टा सोना जो है वो आप स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ जो है पेशेंट की चेस्ट जो है वो उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होती। जैसे हमारी चेस्ट है, हम सांस लेते हैं निकालते हैं तो बाहर की तरफ निकलती है, उन पेशेंट की जो है बाहर की तरफ नहीं निकलती, ऐसे साथ जैसे जुड़ जाती है। तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि योगा करें। योगा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। योगा के अंदर खुसूसन जो डीप ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एक तो माइंड एक्टिव होता है, दूसरा जब वो डीप ब्रीदिंग करता है तो चेस्ट जो है एक्सपेंड होती है, बाहर की तरफ निकलती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कहते हैं कि वो गहरा सांस ले, नाक के ज़रिए ले ऐसे, फिर थोड़ी देर होल्ड करे और फिर मुंह के ज़रिए से उसको बाहर निकाल दे। तो योगा जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। फिर जो है इसके लिए एक स्प्रिंग भी यूज़ किया जा सकता है एक्सरसाइज के लिए, कि उस स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे ऐसे उससे एक्सरसाइज करे, जिससे उसकी चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, उसको सांस लेने में और सारी चीज़ें जो उसको परफॉर्म करने में बड़ा इजी होगा। फिर जो स्क्वाट जो उठक बैठक हम बोलते हैं वो भी कर सकता है एक लाइट उसके अंदर, उससे भी उसके जो जॉइंट्स हैं ख़ासकर नी जॉइंट्स और हिप जॉइंट वो उससे बेहतर रहेंगे। फिर जो है ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अमूमन जो हैं वो 3 ड्रग जो हैं वो दी जाती हैं, जिसमें फ़र्स्ट जो ड्रग है उसमें पेन रिलीफ़ के लिए दी जाती है। सेकेंडली जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, कोई सूजन वगैरह है तो उसको कम करने के लिए दी जाती है। और जो थर्ड है वो डिज़ीज़ मॉडिफाइड ड्रग होती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो है फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो रिकमेंड की जाती है। फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, जो पोस्चर को मेंटेन रखती है, पेशेंट को एक्टिव रखती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इसके अंदर। फिर जो है सर्जरी भी कुछ केसेस के अंदर होती है, इन केस जब उसके जॉइंट जो हैं वो फ्यूज़ हो जाएं, जाम हो जाएं उनके, जैसे नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, तो इस केस के अंदर जो है फिर सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है। तो आज की वीडियो का मकसद अगेन वही अवेयरनेस देना, आप लोगों को चीज़ों से बावर कराना। ये देखें ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पता ही नहीं लगता, या अगर पता लग भी जाए तो बड़ी सीवियरिटी के अंदर जाके जो है वो डायग्नोज होता है। तो जब आपको ऐसा कोई इशू फील होता है तो प्रॉपर अपनी असेसमेंट करवाएं अपने करीबी डॉक्टर से जो स्पेशलाइज हैं इन चीज़ों के, और फिर प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। चीज़ों को खुद से असेस करना सीखें,
विदाउट डायग्नोज जो है मेडिकेशन ना करें, ख़ासकर जो सेल्फ़ मेडिकेशन है, ख़ुद से जो आप मेडिसिन लेते हैं, खुदारा इनसे जो है अपने आप को बचाएं। सबसे पहले जो है प्रॉपर असेसमेंट करवाएं अपने डॉक्टर से, फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है आपका ट्रीटमेंट रिकमेंड करेगा। खुदा हाफिज़।